सुप्रभात यूपी। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादी जमीन मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.ए. नजीर शामिल हैं। कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यही है कि क्या विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था और क्या उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए पैनल भी बनाया था, लेकिन सुलह की मध्यस्थता की तमाम कोशिशें बेकार हो गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया और 2 अगस्त को मध्यस्थता पैनल को भंग कर दिया गया था और अब इस पर रोजाना सुनवाई हुई। तो अयोध्या पर मध्यस्थता विफल होने के बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मध्यस्थता पैनल को भंग कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से खुली अदालत में रोजाना सुनवाई करने का निर्णय भी लिया था, जो तारीख आज है, यानी आज से रोजाना सुनवाई होगी। हफ्ते में 3 दिन ये सुनवाई की जाएगी। उम्मीद की जा रही कि नवंबर तक इस पर फैसला आ जाएगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस गोगोई की जो रिटायरमेंट है वो भी नवंबर में होनी है। उससे पहले ये कयास लगाया जा रहा है कि उससे पहले जो है फैसला आ जाएगा राम मंदिर मामले का। तो आज से उस पल का इंतजार खत्म हुआ है, जिसके इंतजार काफी दिनों से, जिसकी मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही थी कि रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। तमाम संगठन, तमाम लोग हैं जो इस पर मांग कर रहे थे कि रोजाना सुनवाई क्यों नहीं होती। हालांकि इसके बाद मध्यस्थता पैनल बनाया गया था जिसमें श्री सी रविशंकर जैसे लोग शामिल थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल रहा। तमाम मध्यस्थता की कोशिशें बेकार गईं, जिसके बाद अब जाकर जो है 2 अगस्त 2019 को सीधे तौर पर मध्यस्थता पैनल को भंग कर दिया गया, क्योंकि उनके पास सही रिपोर्ट्स नहीं आई थी। सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब रोजाना सुनवाई होगी इस मसले पर। हफ्ते में 3 दिन जो है फिक्स किए गए, जिसमें जो है अब इस पर सुनवाई होगी और खुले कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई होगी। इसके जो दिन की अगर बात करें तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार ये लगातार 3 दिन हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए पैनल भी बनाया था, लेकिन सुलह और मध्यस्थता की तमाम कोशिशें बेकार हो गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2003 को एसआई ने खुदाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। एसआई ने को ईंटें, देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली थी, ऐसे भी बातें की गई थी। कमल की आकृति, गोलाकार पूजा स्थल जैसी चीजें मिली थी। ये वो तमाम बातें जो रिपोर्ट में कही गई थी और दावा किया गया था कि यहां पर पहले भगवान राम का मंदिर था। सुशील इस वक्त हमारे संवाददाता सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील जी, क्या लगता है ये काउंटडाउन शुरू हो गया फैसले का? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। दिन प्रतिदिन इस पूरे मामले की सुनवाई करना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ होती है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और इस दिन केवल अयोध्या के मामले की ही सुनवाई होगी और किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे साफ तौर से कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी अपीलों को वो सुनेगा, लेकिन पहले निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान की तरफ से जो अपील है उस पर सुनवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई के दौरान तमाम पक्षकारों से कह दिया था कि अगर उन्हें ट्रांसलेशन या प्लीडिंग को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो रजिस्ट्री में करे और अब इस और मामले को टाला नहीं जा सकता है। तो ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट आज 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है वो 10:30 बजे अयोध्या विवाद के मामले में जो लंबित अपील्स हैं उस पर सुनवाई शुरू कर देगी। जी, ये जो ट्रांसलेशन के जिक्र आपने किया है, आमतौर पर हम देखते थे सुशील की इससे पहले जितनी सुनवाई होती थी उसमें ज्यादातर सुनवाई जो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी वो इसे ट्रांसलेशन के चक्कर में बढ़ाई जाती थी। कई हजार पन्नों का ट्रांसलेशन का जिक्र होता था। तो क्या ये ट्रांसलेशन जैसी जो बेसिक चीजें थी का काम पूरा कर लिया गया? इसका आप कह सकते हैं कि अब जो सुनवाई होगी वो सीधे तौर पर इस मामले की संबंधित सुनवाई होगी, अब ट्रांसलेशन का कोई जिक्र नहीं होगा? जी देखिए, जैसे पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने साफ से रजिस्ट्री और सभी पक्षकारों को ये कहा था कि ट्रांसलेशन से संबंधित जितनी भी आपत्तियां हैं वो पूरी कर ली जाएं, क्योंकि अब और मौका नहीं दिया जाएगा। तो
तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम पक्षकारों को कई बार ट्रांसलेशन का मौका दिया गया है। चूंकि यूपी सरकार का जिम्मा था ट्रांसलेशन करने का, तो जो नियम है 168 में, उस नियम के मुताबिक अगर दूसरे पक्षकार को उस ट्रांसलेशन से कोई आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से जब पिछली बार मुसलमानों के पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया कि ट्रांसलेशन में कुछ आपत्तियां हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो भी आपत्तियां हैं वो आप रजिस्ट्री में आपत्तियां अपनी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हम अब और आपको मौका नहीं देंगे। ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट आज से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और जिसे भी इस मामले में आपत्ति है वो चीफ जस्टिस के सामने अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकता है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अयोध्या पे मध्यस्थता फेल हुई है, उसके बाद अब रेगुलर सुनवाई होगी। नवंबर तक माना जा रहा है इसे कि 35 दिन जो बचेंगे, जो काउंटिंग की गई इन 35 दिनों में, क्योंकि नवंबर में जो है जो चीफ जस्टिस है उनका रिटायरमेंट भी है, उससे पहले जो है इसको फैसला सुनाना है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है और आज से जिसका इंतजार था, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार लगातार 3 दिन ये सुनवाई होगी। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आर्टिकल 370 पर आज लोकसभा में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्यों में बांटने पर वोटिंग होनी है। राज्यसभा में आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाने संबंधी बिल को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में बिल और संकल्प पर अब चर्चा होनी है। तो राज्यसभा में कल यह बिल पास हुआ है, उसके बाद अब लोकसभा में इस पर वोटिंग होनी है। जेएनके को केंद्र शासित राज्यों में बांटने पर वोटिंग होगी, जो लगभग बहुत ही आसान काम है बीजेपी कुनबे के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है लोकसभा में एनडीए का। और राज्यसभा में जो मेन चीज था, जो मेन इशू था राज्यसभा में बिल को पास कराना, कल हो गया। 125 वोट पक्ष में पड़े थे राज्यसभा में, आज लोकसभा में रखा जाएगा सामने, उस पर चर्चा परिचर्चा होगी और सीधे तौर पर लोकसभा में बिल पर आज और संकल्प पर चर्चा होनी है, जिसमें सभी पार्टियां शामिल होंगी और इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं माना जा रहा है बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो मोदी सरकार के एक फैसले से जम्मू कश्मीर का न सिर्फ भूगोल बदला है बल्कि सियासत भी बदल गई है। और उसके बाद दिल्ली से श्रीनगर तक में सियासी हलचल चरम पर है। राष्ट्रपति की ओर से जारी विशेष आदेश के साथ ही केंद्र सरकार ने सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया, जिसके बाद धारा 370 कुंद पड़ गई। कैसे बदल गया कश्मीर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया। 4 बड़े फैसले, बदल गया जम्मू कश्मीर। मोदी सरकार की अगस्त क्रांति। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। 5 अगस्त की तारीख जम्मू कश्मीर के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। कश्मीर पर पूरी रणनीति तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा पहुंचे तो किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन शाह ने जब बोलना शुरू किया तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक था। 70(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। शाह के बयान का मतलब समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए जम्मू कश्मीर पर सरकार का उससे भी बड़ा ऐलान। भारत के
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को राज्यसभा में पेश करते ही भूचाल आ गया और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो बैठा। हम उसको उस एक्ट को कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, विपक्ष का एक खेमा सरकार के इस फैसले से नाराज है, लेकिन आपको बताते हैं कि इस ऐलान का आखिर मतलब क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति ने विशेष आदेश जारी किया। राष्ट्रपति ने धारा 370(3) को खत्म करने का आदेश दिया। धारा 370(3) में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त था। धारा 370 के तहत मिलने वाले प्रावधान अब खत्म हो जाएंगे। धारा 370 से जुड़ा सिर्फ एक खंड अब मौजूद रहेगा। इस विशेष आदेश के बाद जम्मू कश्मीर राज्य 2 टुकड़ों में बंट गया। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर भी अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी। इस तरह देश में अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद कैसे बदल जाएगा जम्मू कश्मीर। धारा 370 के हटने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान भी अब नहीं रहेगा। वहीं एक देश में 2 विधान का दौर भी 70 साल बाद खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 साल का होगा। वहीं आरटीआई कानून और धारा 356 भी अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। जम्मू कश्मीर से विशेषाधिकार खत्म होगा और बाकी राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर का दर्जा होगा। अब भारतीय नागरिकों को यहां जमीन खरीदने का अधिकार होगा। कश्मीर में बड़े बदलाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी थी। इससे पहले देर रात पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया था। तो पिछले एक सप्ताह में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर भेजा गया था और वहां से पर्यटकों को निकलने की एडवाइजरी भी जारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं आर्टिकल 370 पर जम्मू कश्मीर के लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। बात की जाए श्रीनगर की तो यहां डल झील में टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन इस फैसले के बाद से यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र वांगू ने हालातों का जायजा लिया और बताया कि आखिर क्यों लोगों में सरकार के फैसले के बाद गुस्सा है। ये कश्मीर की डल झील है जहां पर आमतौर पर इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं होती और यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो खचाखच भरे होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब से कुछ दिन पहले जो सरकार ने ऑर्डर निकाला था, जिसके बाद तमाम जो टूरिस्ट हैं और अमरनाथ यात्री हैं वो यहाँ से अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। ऐसे में खास तौर से नाराजगी इस बात से भी है कश्मीर में कि यहाँ पर टूरिस्ट सीजन लोगों का खराब हो गया है, बिजनेस खराब हो चुका है। वहीं साथ ही साथ आज जो एक बड़ा फैसला लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लेकर भी यहाँ पर नाराजगी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। कहीं ना कहीं इस फैसले को लेने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए थे ताकि जो हालात है वो बेकाबू ना हो और यहाँ पे एडिक्वेट फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस फैसले को लेकर यहाँ की आवाम में खासी नाराज़गी है। उनका ये मानना है कि इस फैसले को लेने से पहले कश्मीर की आवाम को साथ नहीं लिया गया, उनके साथ इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि आने वाले दिनों में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि यहाँ पर हालात पहले से बेहतर होंगे और कश्मीर एक बार फिर जन्नत बनेगा और यहाँ पर विकास होगा और लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। ये कितना जल्द हो पाता है और विकास कितना जल्दी से बढ़ पाता है, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें खनन नीति में बदलाव पर मुहर लगने का अनुमान है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की नीति को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये योगी कैबिनेट की बैठक होनी है।
उधर छुट्टियों में बाहर जाने वाले अफसरों पर सीएम योगी काफी सख्त हो गए हैं। हर हफ्ते दिल्ली जाने वाले आईएएस अधिकारियों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग शुक्रवार से मंगलवार तक गायब रहते हैं, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद चले जाते हैं अधिकारी। ऐसी तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। अगर किसी का वहां है आवास तो दिल्ली का आवास रद्द करें, सरकारी सुविधा एक ही जगह मिलती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है। सरकारी अफसरों पर विशेष तौर पर काफी सख्त नजर आए हैं। दिल्ली आने जाने में 3 दिन बर्बाद होते हैं, ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। उधर उन्नाव रेप पीड़िता को लखनऊ से लेकर डॉक्टरों की टीम जो है वो दिल्ली पहुंच गई है, जिसे दिल्ली एम्स में भर्ती किया जाएगा। रायबरेली में हादसे के बाद से पीड़िता और वकील की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पर दोनों को रखा गया है, लेकिन अभी सिर्फ पीड़िता को एयरलिफ्ट किया गया है। एक्चुअली ऐसा है, एयर एम्बुलेंस में एक बार में एक ही पेशेंट शिफ्ट किया जा सकता है। पहले अभी पीड़िता को शिफ्ट किया गया है। अगर मौसम ठीक रहा और उनकी एयर एम्बुलेंस वापस आई तो रात में वकील साहब को भी शिफ्ट किया जाएगा, नहीं तो उनको कल सुबह शिफ्ट किया जाएगा। लखनऊ से पीड़िता को दिल्ली लेकर आने वाली टीम के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि पीड़िता जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे उसे कम से कम समय के अंदर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जा सके और उसका उपचार शुरू हो सके। वैसे परिजन लखनऊ में पीड़िता के उपचार से संतुष्ट थे, लेकिन केस के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट होने के कारण दिल्ली से लखनऊ आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते पीड़िता को दिल्ली एम्स में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। वहीं उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और आरोपी शशि सिंह को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया है। दरअसल उन्नाव रेप केस में जुड़े मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 और मामलों में सुनवाई होनी है। इसके बाद 7 अगस्त को आरोप तय होंगे, जबकि यूपी कारागार प्रशासन के केस से संबंधित 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और सह आरोपी शशि सिंह को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया है। दरअसल उन्नाव रेप केस से जुड़े मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 और मामलों में सुनवाई होनी है। इसके बाद 7 अगस्त को आरोप तय होंगे, जबकि यूपी कारागार प्रशासन को केस से संबंधित 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी पीएससी ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा आईएएस की तर्ज पर कर दिया गया है पैटर्न। उसका मुख्य परीक्षा सिर्फ 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगी। पहले मुख्य परीक्षा में लग जाते थे 18 से 20 दिन, तो ये बदलाव हुआ है। कार्यक्रम के मुताबिक 18 अक्टूबर को सामान्य हिंदी और निबंध, 19 अक्टूबर को सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, 20 अक्टूबर को सामान्य अध्ययन तृतीय और सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, जबकि 22 अक्टूबर को ऐच्छिक विषय के पहले और दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी।